Okay, today we cover the remaining part of chapter 5 here in this lecture, which is lecture 9. And we are at slide 4. Slide 1, 2, and 3 were discussed last time. We were talking of error in our test score. We talked about the fact that our obtained raw score has two components, the true score and the error score. And error is a part of any measurement. However, the minimum the error is, the better it will be. So our task is to minimize error. However, error cannot be eliminated perfectly. So we have to be careful about it, minimize it as much as possible, and also to estimate as to how much error has entered in our obtained score. There are ways to estimate it. We will talk about that later. But at this moment, our focus is on error. And the term is error variance, just as there is score variance. Every set of score has a variance. Variance means contribution. Error also has a contribution in the negative sense because it kind of damages the goodness of our score. So in this slide, we are considering various sources of error. ये error, ये मिलावट हमारे स्कोर में आती कहाँ से है? तो इस स्लाइड पे 3 लफ्ज बोल्ड किए हुए, टाइम सैम्पलिंग, आइटम सैम्पलिंग और इंटर स्कोरर डिफरेंसेस। ये 3 जरिए हैं जहां से एरर दाखिल होती है, और अगर हम इनका ख्याल रख लें तो एरर को कम से कम मना नहीं तो मिनिमाइज किया जा सकता है। तो हम पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। एरर है क्या? इज डिफरेंस बिटवीन the two test scores on two occasions। वो कौन सा रिलायबिलिटी का मेथड है जिसमें हम टेस्ट 2 दफ़ा करते हैं? ऑब्वियसली टेस्ट एंड रीटेस्ट मेथड। 2 दफ़ा टेस्ट होते हैं, तो गोया 2 ओकेजन्स हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले ओकेजन पे मौजूद है मगर दूसरे ओकेजन पे मौजूद नहीं, जिसकी वजह से स्कोर में फ़र्क आ जाता है। पहली दफ़ा गैसिंग ज़्यादा कामयाब रही, पहली दफ़ा टेस्ट कंडक्ट ज़्यादा ढीला ढाला हुआ, जिसकी वजह से टेस्ट टेकर्स को जवाब इधर उधर से भी मालूम करने का मौका मिल गया। ये मैल चली गई उसके पर्चे में, उसके टेस्ट स्कोर में। दूसरी दफ़ा ऐसा नहीं हो सका। फॉर एग्जांपल इन्विजिलेशन टाइट थी या कंडीशंस डिफरेंट थी। अगरचे हाँ दूसरी दफ़ा टेस्ट रीटेस्ट की बात कर रहे हैं तो अब शायद मोटिवेशन कम हो, क्योंकि इस टेस्ट से आप वाकिफ़ हैं। आप सोचते होंगे ये दोबारा टेस्ट, तो पुरानी चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं रहता। और एक ये प्लस पॉइंट भी है कि दूसरी दफ़ा करने वक्त आपको प्रैक्टिस इफ़ेक्ट और मेमोरी इफ़ेक्ट का भी एक एडवांटेज है जो कि पहले नहीं था।
तो ये चंद चीज़ें हैं जो आपके ऑब्टेन्ड स्कोर को पहली दफ़ा से दूसरे दफ़ा में फ़र्क डालते हैं, और जब स्कोर में फ़र्क होगा तो रिज़ल्ट इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। से पहली दफ़ा 30 स्कोर आपका आया टेस्ट पे, दोबारा लेने से 35 आया, 5 का डिफरेंस तो पड़ गया ना। तो डिस्क्रिपेंसी ये हो जाएगी, इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। लेकिन थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी इतनी मैटर नहीं करती, बहुत ज़्यादा करती है। तो बहरहाल टेस्ट डेवलपर्स का ख्याल है कि ज़रा देख लें कितनी इनकंसिस्टेंसी आती है ये टेस्ट रीटेस्ट मेथड से। तो ये जहाँ लिखा है टाइम सैम्पलिंग, यानी हमने 2 वक्त टाइम को सैंपल किया। जैसे पीपल सैम्पलिंग है ना, 2 लोगों को लिया, 3 लोगों को लिया, तो हम सैंपल कर रहे हैं। जब हमने 3 लोगों को टेस्ट किया तो इसका मतलब हमारे सैंपल में 3 यूनिट्स हैं। इसी तरह जब हमने 2 टेस्ट लिए, टेस्ट रीटेस्ट, तो इसको टाइम सैम्पलिंग कहेंगे। वक्त का चुनाव 2 हो गया, और उन दोनों की कंडीशंस में जो फ़र्क है, जैसे इसमें लिखा है दूसरी लाइन पे, conditions associated with administering test on first time could be different than the same on the second time। मैं इसकी मिसाल दे चुका हूँ। पहले टेस्ट में पिछले मंगल को मौसम सुहाना था, इस दफ़ा गर्मी है। पिछली दफ़ा बाहर शोर शराबा भी था, इस दफ़ा नहीं है। पिछली दफ़ा एग्जामिनर टेस्ट टेकर थका हुआ था, या आप थके हुए थे, अब इस दफ़ा आप नहीं हैं। तो कई ये टेस्टिंग कंडीशंस में फ़र्क की वजह से आपका स्कोर में फ़र्क आ जाता है, जो आपके स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट या रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को मुतासर करता है। इसी कंटिन्यूएशन में आगे बात लिखी हुई है, ऑल्सो हाउ मच टाइम लैप्स्ड बिटवीन टाइम 1 एंड टाइम 2। जब आपने टेस्ट किया उसको टाइम 1 कहेंगे, जब रीटेस्ट हुआ तो टाइम 2 कहेंगे। इन दोनों के दरमियान क्या वारदात हो गई, ये भी तो है। कितना लंबा ये टाइम था, क्या 2 महीने का था? 2 महीने में क्या कुछ हुआ होगा, है? तो हालात बदल गए। 2 महीने पहले शायद कोरोना इतना ज़बरदस्त नहीं था जितना आज है। 2 घंटे पहले लोग घरों में नहीं थे, 2 घंटे पहले शायद परेशान कम हो, 2 माह पहले। तो कंडीशन से एक जैसी नहीं रहती। तो जब भी टेस्ट टाइम 1 और रीटेस्ट टाइम 2 में कंडीशंस का फ़र्क, मोटिवेशन का फ़र्क, हालात का फ़र्क, इससे भी फ़र्क हो जाता है। तो ये आपको आगाह किया जा रहा है कि एरर का ये एक दरवाज़ा है। 2 डिफरेंट कंडीशंस, 2 डिफरेंट सेटिंग्स, 2 different circumstances with you as test taker, with the tester as a person, as a human being, and many environmental factors. All of these can make a difference in your score between time 1 and time 2, and that can affect your stability coefficient. तो ये हमने ऊपर हमारा हेडिंग ये था कि ये एरर कहाँ से आती है। इसका सोर्स क्या है, एरर का सोर्स क्या? तो एरर का सोर्स है कि ये हो गया 2 टेस्ट और डी टेस्ट के वक़्त जो मुख्तलिफ मुमकिन तौर पे कंडीशंस हो सकती हैं, उनके असरात की वजह से भी आपका स्कोर क्या है? आपकी परफॉर्मेंस है, और आपकी परफॉर्मेंस आगे हालात से मुतासर होती है। खाना खाने के बाद टेस्ट किया या भूख में टेस्ट किया, फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस से इससे। एनीवे, पॉइंट 2 ये है, देयर इज़ ए ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम गैप एंड स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट। जितना वक्फा ज़्यादा होगा टेस्ट और रीटेस्ट के दरमियान, दौरानिया ज़्यादा गुजरा होगा, हालात ज़्यादा बदले होंगे, ज़्यादा यकीनी तौर पे बदले होंगे, उतना ही कोरिलेशन टेस्ट और रीटेस्ट के स्कोर्स के दरमियान कोरिलेशन, जिसे स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट कहते हैं, ज़रा कम हो जाएगा। ठीक है, आपको 2 साल पहले वाली बात आज कम याद है ना, 2 माह पहले वाली बात कुछ ज़्यादा याद,
और 2 दिन पहले वाली बात तो और भी ज़्यादा याद है। तो टाइम इज़ ए फैक्टर। टेस्ट रीटेस्ट के अंदर वक्फा कितना टाइम गुजर गया, इसका भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे असर करता है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स पे असर पड़ता है। और इन 2 कंडीशंस में टेस्ट 1 के वक़्त क्या हालात थे और टेस्ट 2 के वक़्त आपके क्या हालात थे, टेस्ट टेकर के क्या हालात थे, ज़माने के क्या हालात, ये सारा फ़र्क पड़ता। नंबर 2 पॉइंट, आइटम सैम्पलिंग। आइटम सैम्पलिंग से भी एरर दाखिल हो जाती है आपके स्कोर में। कैसे? आप एक टेस्ट के लिए आइटम्स का चुनाव करते हैं, जैसे आप एक रिसर्च के लिए लोगों का चुनाव करते हैं। तो पूरे लोगों जो दुनिया में हैं या आपके शहर में हैं वो आपकी पॉपुलेशन है। जितने लोग आपने टेस्ट के लिए चुने वो या रिसर्च के लिए चुने वो आपका सैंपल है। इसी वजन पर फर्ज किया सेल्फ एस्टीम पे आपने स्केल बनाया। सेल्फ एस्टीम के जो कुल आइटम हो सकते हैं वो इन्फिनिटी है, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, उसको हम आइटम पॉपुलेशन कहेंगे। उसमें से चंद आप अपने टेस्ट के लिए मुंतखब करते हैं, ये है आइटम सैंपल। गोया कोई 1000 मुमकिन सैंपल में से, आइटम्स में से, बिहेवियरल सैंपल या आइटम कंटेंट में से आपने 25 चुन लिए अपने टेस्ट के लिए, तो ये है आपका आइटम सैंपल। अब आइटम सैंपल जिसे हम आगे लिखा है कंटेंट होमोजेनिटी, जितना ये एक जैसे होंगे उतनी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, जितना ये डाइवर्स होंगे, हेट्रोजेनस होंगे, ठीक है, उतना ही रिलायबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो वो वैसे एक स्केल में ज़्यादातर आइटम होमोजेनस ही होते हैं। हमें हिदायत होती है कि उस स्केल को फुल्ली कवर करने के लिए सिर्फ वही आइटम स्केल में डालें जो उस डोमेन को, उस कंस्ट्रक्ट को, जैसे सेल्फ एस्टीम की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ उसी को मेजर करें और किसी को ना करें। उसमें इंटेलिजेंस के आइटम नहीं डालने, उसमें डिप्रेशन के आइटम्स नहीं डालने। तो अगर सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड एक जैसे ही आइटम डालेंगे तो आपका स्केल और आइटम पूल और आइटम सैंपल होमोजेनस कहलाएगा। और अगर इसमें दड़ा है, दूसरे तीसरे आइटम भी घुसे हैं, एहतियात नहीं की टेस्ट राइटिंग में, टेस्ट आइटम सेलेक्ट करने में, उसमें हेट्रोजेनिटी आ गई है, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के जो आ गए हैं, तो वो फिर कंटेंट हेट्रोजेनस हुए और ऐसे में एरर आने का इम्कान है। देखो ना, उस आइटम का भी एक नंबर तो दे दिया, फर्ज किया लीडरशिप के 2 आइटम आ गए, वो टेस्ट टेकर ने हल कर लिए, वो 2 आइटम का स्कोरिंग भी आपने कर ली। अब स्केल तो है सेल्फ एस्टीम का, बीच में 2 लीडरशिप के आइटम्स का भी क्रेडिट टेस्ट टेकर को मिल गया, तो उसका स्कोर कैसा हो गया? मैला हो गया, मैल वाला हो गया। ये स्केल तो मेजर करने चला था सेल्फ एस्टीम, 2 आइटम इसमें लीडरशिप के कैसे घुस गए, जो कि उसने कर लिए, और आपने चूंकि वो आपके स्केल का हिस्सा थे, आइटम नंबर 20 और 30 थे, आपकी की भी मौजूद है, आपने उसको नंबर दे दिए। अब उसका स्कोर में 28 आइटम तो सेल्फ एस्टीम के मेजर करने के ही हैं और 2 लीडरशिप के घुसे हुए, तो क्या हुआ? आपका स्कोर इम्पेयर हो गया। तो मुख्तसर ये कि अपनी स्केल में आइटम डालते हुए, आइटम सैम्पलिंग करते हुए होमोजेनस आइटम डालें, क्योंकि एक स्केल एक वक्त में एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही ट्रेट को मेजर करता है। दूसरे आइटम इसमें घुसाने से स्केल नाखालस हो जाता है और ढीला पड़ जाता है। तीसरी चीज़, तीसरा दरवाज़ा जिसे
एरर घुस आती है। ये है इंटर रेटर रिलायबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इंटर स्कोरर डिफरेंसेस। जब इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट में या किसी की परफॉर्मेंस की आप असेसमेंट कर रहे हो तो जजेस होते हैं, रेटर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, ठीक है। दो पैनल ऑफ एग्जामिनर होता है, पैनल में कम से कम 2 होंगे, अच्छा है 3 हो जाएं, 4 हो जाएं। अब वो क्या एक पेज पे हैं, उनका बैकग्राउंड एक जैसा है, उनकी तबीयत एक जैसी है, उस बिहेवियर को जांचने की रेटिंग स्केल पर उनकी तरबियत, उनका स्किल एक जैसा है नहीं है। तो एक बिहेवियर के एक ही सामने कैंडिडेट है जो परफॉर्म कर रहा है, तो एक्सपर्ट 1 उसको 10 में से 8 नंबर दे देगा और एक्सपर्ट 2 उसको 10 में से 6 देगा और एक्सपर्ट 3 शायद 4 दे। तो ये तो फर्क आ गया। तो इंटर स्कोरर डिफरेंसेस कम से कम होने चाहिए ताकि जो स्कोर आप अपने टेस्ट टेकर को अलॉट करें वो सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस का आईनादार हो, आपके बायस का आईनादार ना हो। इसलिए तमाम जजेस, तमाम एग्जामिनर, तमाम स्कोरर एक ही पेज पे होने चाहिए, उनके पास सिमिलर यार्डस्टिक होनी चाहिए। गोया अगर आप ऐसे टाइप टेस्ट देख रहे हैं और एक एग्जामिनर ने 10 में से 8 दे दिए, दूसरे ने 6 दे दिए, तो अब क्या पता चले कि ये 8 डिजर्व कर रहा है, ये 6 करता है। तो जाहिर है इंटर रेटर, इंटर एग्जामिनर डिफरेंसेस हैं जिससे रिलायबिलिटी मुतासर होती है। जितने कम हों उतना ही बेहतर है। तो इसमें भी हम कॉन्शियसली अगर इस किस्म की असेसमेंट करनी हो तो हम स्कोरर्स की, जजेस की पहले ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो एक आउटलुक के साथ, एक मीज़ान के साथ, एक रेटिंग स्केल के साथ, एक तराजू के साथ, एक माइंडसेट के साथ बच्चों की एक जैसी और अनबायस्ड असेसमेंट करें। Now I switch to slide 5. इसमें मजीद हम देख रहे हैं अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट। हमारा चैप्टर रिलायबिलिटी का है। रिलायबिलिटी मेजर होती है कोरिलेशन से, जो कोरिलेशन से इंडेक्स हासिल होता है उसको रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट कहते हैं। फिर उसको हम जज करते हैं, माठा है, अच्छा है, तगड़ा है, कितना है, 0.9 है, 0.8 है, 0.7 है। और जो भी पॉइंट आ जाए, तो अगर 0.7 आ जाए तो हम टेस्ट को बाहर फेंक दें, टेस्ट को फाड़ दें, टेस्ट को अनरिलायबल कहें, या कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमारी रिलायबिलिटी को डैमेज किया है। टेस्ट शायद ठीक है, रिलायबिलिटी को डैमेज किया है, शायद कंडक्ट ठीक नहीं हुआ, शायद स्कोरिंग ठीक नहीं हुई, शायद आइटम सैम्पलिंग ठीक नहीं हुई, शायद टेस्ट और रीटेस्ट की कंडीशंस में फ़र्क था, और इसके अलावा दीगर भी फैक्टर हो सकते हैं। आपकी आगाही के लिए इस स्लाइड पे वो लिस्टेड हैं। तो पहली बात है टेस्ट लेंथ। एक ये भी फैक्टर है जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को मेजर करता है। जिस टेस्ट के आइटम ज़्यादा उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा, और जो टेडी टेस्ट है, छोटा टेस्ट है, मुख्तसर टेस्ट है, खुलासा टेस्ट है, अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं शॉर्ट वर्जन। टेस्टों की एक लॉन्ग वर्जन होती है, एक शॉर्ट वर्जन होती है। MMPI की भी एक लॉन्ग वर्जन है, एक शॉर्ट वर्जन है। नियो जो टेस्ट है उसकी एक लॉन्ग वर्जन है, एक शॉर्ट वर्जन है। तो शॉर्ट वर्जन के टेस्ट की ये तो सहूलत है कि टाइम कम लगता है टेस्टर का और टेस्ट टेकर का, मगर वो इतने रिलायबल नहीं होते, थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो याद रखें, हाँ, हमने स्प्लिट हाफ पढ़ा था, तो जब टेस्ट को आधे कर दिए तो वो 100 की बजाय 50-50 आइटम का एक हिस्सा रह गया, और आपको पता है उसकी रिलायबिलिटी, उसका कोरिलेशन 0.72 आया था। जब उसको स्पीयरमैन बारो फार्मूले से करेक्ट करके 100 आइटम्स की 2 हाफ को जोड़ के की, तो आपको याद होगा रिलायबिलिटी फिर 0.82 हो गई।
ये सबूत है कि रिलायबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द टेस्ट। जितने आइटम ज़्यादा होंगे उतना उसकी असेसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव होगी और रिलायबिलिटी ज़बरदस्त आएगी। इससे नीचे है हेट्रोजेनिटी ऑफ स्कोर। ये हेट्रोजेनिटी ऑफ स्कोर हमने इससे पहले पिछली स्लाइड पे होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स पढ़ा था, ये उससे मुख्तलिफ है। वहाँ आइटम्स थे, यहाँ क्या है स्कोर, यहाँ क्या है स्कोर। तो हेट्रोजेनिटी ऑफ स्कोर से क्या मुराद है? गोया टेस्ट टेकर्स के स्कोर मुख्तलिफ हों, टेस्ट टेकर्स के स्कोर मुख्तलिफ हों। अगर आपको कोरिलेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है तो आपको पता चलेगा कि जो कोरिलेशन तब ज़्यादा आता है अगर जो डेटा है हमारे पास एक्स और वाई वो डिस्पर्स्ड हो, वो एक लार्ज रेंज हो। उसमें अगर शॉर्ट रेंज में होगा जिसे हम रिस्ट्रिक्टेड रेंज कहते हैं तो कोरिलेशन अच्छा नहीं आएगा। फर्ज किया 100 लोगों की क्लास है और सबके उस क्लास में टेस्ट पे नंबर सबके ही 60 से 80 के दरमियान है। आप इमेजिन करें ये सिचुएशन कि तमाम बच्चों के टेस्ट का स्कोर 60 और 80 के दरमियान है, ठीक है। अगर उसमें 100 आइटम्स हैं तो 80 से ऊपर भी कोई नहीं ले रहा, 60 से नीचे भी नहीं ले रहा। ऐसे टेस्ट को फजूल टेस्ट कहेंगे, इसलिए कि ये टेस्ट बिखरता नहीं है, इसने इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं देखे, इसकी लिमिटेड रेंज है। इसका स्कोर 60 और 80 के दरमियान है, नीचे जाता ही नहीं है। इसका कोरिलेशन भी थोड़ा आएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा थोड़ा। लेकिन टेस्ट ऐसा है जिसमें स्कोर्स हेट्रोजेनस है, उसमें 10 लेने वाला भी है, 20 लेने वाले, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, एक बड़ी रेंज है। आप ज़रा तसव्वुर करें, आपका वेल बीइंग स्कोर का टोटल स्कोर क्या आया था? ऊपर 115 वाला भी था, गालिबन 120 वाला भी था और नीचे 35 वाला भी था। ये काफ़ी रेंज है, इसका कोरिलेशन भी ज़बरदस्त आएगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी रेंज ऑफ स्कोर रिस्ट्रिक्टेड होती है उनका कोरिलेशन थोड़ा आता है। तो एट टाइम्स रिलायबिलिटी इज अफेक्टेड बाय द हेट्रोजेनिटी ऑफ स्कोर्स, सॉरी होमोजेनिटी ऑफ स्कोर्स। गोया हेट्रोजेनिटी उसमें नहीं है, डिस्पर्शन कम है। दूसरे लफ्जों में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लो है तो लो डिस्पर्शन है, इसका मतलब है स्कोर होमोजेनस है, हेट्रोजेनस नहीं है, लोगों में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो कोरिलेशन भी थोड़ा आएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट थोड़ा आएगा। तो जैसे ऊपर लिखा है टेस्ट लेंथ ज़्यादा हो तो डिज़ायरेबल है, इसी तरह होमोजेनिटी ऑफ स्कोर ज़्यादा हो तो रिलायबल है, डिज़ायरेबल है। तो रेंज स्कोर की कैसे मालूम करते हैं? मिनिमम हासिल करदा स्कोर और मैक्सिमम हासिल करदा। रेंज इसी को कहते हैं ना, पिछली क्लास में पढ़ा था। मैक्सिमम स्कोर मिनिमम स्कोर किसी क्लास का, उसमें जो फ़र्क है उसको रेंज कहते हैं, और यही रेंज फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में भी ज़ाहिर होता है। ओके, हम नंबर 3 पे हैं, टेस्ट सिचुएशन। टेस्ट सिचुएशन भी रिलायबिलिटी को मुतासर करती है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वो है जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में दिया जाए, और अगर कंडीशन स्टैंडर्डाइज ना हो तो यूं भी मैल एरर आ जाएगी। पहले टेस्ट मैंने एडमिनिस्टर किया, दूसरी दफ़ा आपने कर लिया। अब इस दौरान हमारे जेंडर डिफरेंसेस, लैंग्वेज के डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस, कॉम्पिटेंस डिफरेंसेस और पता नहीं क्या क्या। तो कहते हैं टेस्ट एक एक्सपेरिमेंट की तरह है। जिस तरह एक्सपेरिमेंट को लेबोरेटरी के मुंजबित हालात, कंट्रोल कंडीशन से करते हैं ताकि कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल असरअंदाज ना हो जाए, इसी तरीके से टेस्ट सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपने टेस्ट एक दफ़ा लिया है, दूसरी दफ़ा लिया है, उनके स्कोर में कंसिस्टेंसी तब आएगी अगर टेस्टिंग कंडीशन यूनिफॉर्म होंगी। और इसमें ख़ास तौर पे फ़र्क आता है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। इस जुमले के आखिर में लिखा है अगर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेली डाली हो, पहले कुछ है फिर कुछ है,
कुछ का मतलब ये है कि आप बदल नहीं देते, लेकिन उतने स्मार्ट तरीके से आप टेस्ट टाइम ही बताना भूल गए। पहली दफ़ा बताया था, दूसरी दफ़ा नहीं बताया। इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं? पहली दफ़ा बताया था, दूसरी दफ़ा भूल गए। पहली दफ़ा इन्विजिलेशन ज़्यादा अच्छी तरह की थी, दूसरी दफ़ा आप सोए सोए रहे, फ़र्क आ गया। ठीक है, पहली दफ़ा आपने सुबह 9 बजे किया था जब लोग फ्रेश थे, दूसरी दफ़ा आपने दोपहर 2 बजे किया था जब टेस्ट टेकर भूखे थे। ये तमाम इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द टेस्ट टेकर, ऑन द पार्ट ऑफ द टेस्टर, दे गेट टुगेदर to disrupt the uniformity of conditions। तो टेस्टिंग सिचुएशन बदलने से भी तो कोशिश करें, कंट्रोल करें, लाइक कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट बात अगली आती है, और कौन सी चीज़ मैल में इजाफा करती है, स्कोर में इजाफा, आपके स्कोर की क्वालिटी में को मुतासर करती है, मैल में इजाफा करती है, टेस्ट की रिलायबिलिटी को माठा करती है। दो वेरिएबल, दो शख्सी वेरिएबल। टेस्ट होता है दो लोगों के दरमियान, टेस्टर और टेस्ट टेकर, एग्जामिनर या एग्जामिनी कह लें। तो इनके मूड, इनके इंटरेस्ट, इसके स्टेट बदलते हैं। ठीक है, तो इनसे भी फर्क पड़ सकता है। एग्जामिनर मूड कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, खासतौर पे दो ओकेजन्स में। इसी तरह एग्जामिनर जो है स्कोरिंग में कितना अच्छा उसे पता है कि वो गलती तो नहीं कर रहा। देखें आपने वेलबींग स्कोर, वेलबींग स्केल की स्कोरिंग की, ठीक है। अब मुझे क्या पता कि कितने लोगों ने रिवर्स स्कोरिंग ठीक की है, उससे भी आपके स्कोर भी असरअंदाज होगा। और यही स्कोर हम डाल दें किसमें, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट डालने के लिए, तो क्या होगा, वहाँ भी फर्क पड़ेगा। स्कोर और उसकी इंटरप्रिटेशन, सो देयर मैनी थिंग्स। कहने का मकसद ये है, आपको ये कॉन्शियस करना है, अवेयर करना है कि देयर आर मैनी फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ योर स्कोर। और ये जो आपका एक्स स्कोर है, जिसे ऑब्टेन्ड स्कोर कहते हैं, जिसे रॉ स्कोर कहते हैं, ये मैला होता जाता है। और जितना मैला होता जाता है, ट्रू स्कोर उसमें उससे हटता जाता है। गोया आपके ऑब्जर्व स्कोर में एरर स्कोर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, हम एरर स्कोर को मेजर करेंगे और उसको माइनस कर देंगे आपके ऑब्टेन्ड स्कोर में, और जो बाकी बचेगा वो आपका ट्रू स्कोर होगा। सेकेंड लास्ट रेड पॉइंट, सेकेंड लास्ट, इसका मैं पिछली स्लाइड में जिक्र कर चुका हूँ। होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स, आइटम जितने होमोजेनस होंगे, ठीक है, रिलायबिलिटी बढ़ेगी। और हेट्रोजेनस होंगे, तेतरे मेतरे होंगे, कुछ लीडरशिप वाले भी घुसे हैं, कुछ सेल्फ स्टीम वाले भी घुसे हुए हैं, तो फिर वो आपका स्केल भी और स्कोर भी दोनों ही नाखालस हैं। एक बात है, आइटम्स इतने भी ना होमोजेनस, आइटम होमोजेनस होने चाहिए, होमोजेनस होने चाहिए, इतने भी ना हो कि बिल्कुल फोटोस्टेट ही हो जाए एक दूसरे की। देखें आपने 30 आइटम चुने अपने टेस्ट के लिए, अगर दूसरे इतने ही करीब हैं, बहुत ही करीब हैं, 99%, 95% एक जैसे हैं, तो ये खूबी नहीं खामी में बदल जाएगी। ये रिडंडेंट हैं, ये फोटो कापी हैं, ये वन एंड दी सेम हैं, इनका भी कोई फ़ायदा नहीं। तो आइटम एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, मगर मुख्तलिफ इतने भी ना हों कि सेल्फ स्टीम का स्केल और आइटम डिप्रेशन का आया हो या आइटम लीडरशिप का आया। तो याद रखें, ये बड़ी सेंसिटिव बात है, हर आइटम दूसरे से मुख्तलिफ हो, विद इन ए स्केल, से विद इन ए स्केल ऑफ सेल्फ स्टीम हर आइटम मुख्तलिफ हो, लेकिन हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत मुख्तलिफ हो, तभी वो सेल्फ स्टीम को हर एंगल से कवर करेगा। लेकिन इतना भी ना हो कि वो एक ही जैसा हो। तो जैसे मेरे बहुत दोस्त हैं,
मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मैं दोस्त पसंद हूँ, मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, तो काइंड ऑफ इन्हें कहेंगे रिडेंडेंट आइटम, डुप्लीकेट आइटम। तो हर आइटम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, वो तब करेगा अगर दीगर आइटम से मुख्तलिफ होगा। लेकिन अपनी डोमेन में रहते हुए, सेल्फ स्टीम में रहते हुए आगे चलें। आखिरी बात, सेकंड लास्ट, कहते हैं कि स्कोरिंग सिस्टम सिंपल हो तो भी रिलायबिलिटी बढ़ती है और आपका स्कोर, ऑब्टेन स्कोर काबिल एतबार होता है। मुझे मिसाल याद आ गई यही वेलबींग स्केल की। अभी मैंने 1 मिनट पहले खदशा जाहिर किया था कि कितने लोगों ने रिवर्स स्कोरिंग ठीक की होती। ठीक है, एक है ना रिवर्स स्कोरिंग, तो थोड़ा मुश्किल काम है ना, जिन्होंने कभी जिंदगी में स्कोरिंग ही नहीं की या कोई स्केल ही नहीं लिया। मुझे यकीन है ऐसे लोग हमारी इस क्लास में कम से कम 10 तो होंगे। तो ये मैं तजर्बे से कहता हूं, विदाउट बीइंग बायस्ड टू एनीबॉडी। अच्छा, अगर इसमें रिवर्स स्कोरिंग ना होती तो क्या होता? सिंपल स्कोरिंग होती, सब आइटम को एक ही डायरेक्शन में करते, तो फिर क्या होता? स्कोरिंग में गलतियां कम होती, आपका वेलबींग स्कोर ज्यादा काबिल एतबार होता, उसमें गलतियां कम होती, उसमें मैल कम होती, उसकी रिलायबिलिटी भी फिर लेटर अच्छी निकलती। ठीक है, तो गोया ये जो बात लिखी हुई है उसका सबूत भी मैंने आपको दे दिया। आपके अपने एक्सपीरियंस के हवाले से मैं जो कुछ पढ़ाता हूं उसका एक्सपीरियंस करवाता हूं। आपने सोचा होगा ये क्या वेलबींग स्केल डाल दिया। आज के सबक जो है ना, मैं अपने आपके लिव्ड एक्सपीरियंसेस को रिकॉल कर करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं। तो भाई टेस्टिंग इज ऑल अबाउट स्किल्स। मैं बार बार कहता हूं, ये मिड टर्म फाइनल टर्म अगर आने से टेस्टिंग आ गई होती तो आपने अंडर ग्रेड में ये कोर्स पढ़ा हुआ है, आप देख लें उसमें और इसमें कितना फर्क है समझने में, है कि नहीं? तो जिन टेस्टों की स्कोरिंग रूल्स सिंपल नहीं होते तो उसमें भी मुश्किल आ जाती है, क्योंकि स्कोर मुरतब ही ठीक तरीके से नहीं होता है। जब स्कोर ही मुरतब नहीं होता तो फिर उसका मीन, मॉड, मीडियन, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड स्कोर क्या कन्वर्ट करने हैं? बेसिक रॉ मटेरियल ही 2 नंबर है। गुड, आगे चलते हैं। एक आगे और भी लिखा है एंड के साथ, एंड क्लैरिफाइंग टेस्ट इंस्ट्रक्शन। टेस्ट इंस्ट्रक्शन जितनी सिंपल और क्लियर होंगी, क्या होगा उससे? टेस्ट टेकर समझ जाएगा, वो आसानी से समझ जाएगा और उस इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में ही तो उसने टेस्ट में परफॉर्म करना है, लिहाजा वो परफॉर्म अच्छा करेगा, स्कोर बेहतर होगा, मैल कम होगी। तो स्कोर को मैल से पाक करें। इस पूरे सफ़े पे, इस स्लाइड पे कई तरकीबें हैं। बी अवेयर, बी सेंसिटिव टू दीज इश्यूज। और आखिरी बात, जब हम रिलायबिलिटी को इतना पीट रहे हैं, आखिर रिलायबिलिटी होनी कितनी चाहिए? हाउ हाई शुड बी रिलायबिलिटी इंडेक्स? तो गुरु कहते हैं कि 90s में हो तो बड़ा अच्छा है, 80s में हो तो गुड है, और 70s में हो तो चलो ठीक है, इससे नीचे हो तो नहीं ठीक है। तो नहीं ठीक है तो क्या करें? ये ऊपर वाली सारी मुरम्मतें करें जो इस सफ़े पे लिखा हुआ ना, उसकी टेस्ट लेंथ देखें उस पर हेट्रोजेनिटी स्कोर का स्प्रेड है कि नहीं, वो टेस्ट सिचुएशन ठीक थी कि नहीं। ठीक है,
स्कोरिंग प्रोसीजर सिंपल है कि नहीं, इंस्ट्रक्शंस क्लियर थी कि नहीं, टेस्ट टेकर मोटिवेटेड थे कि नहीं, आइटम सैम्पलिंग अच्छी है कि नहीं, आइटम राइटिंग का स्किल है कि नहीं। चलो अगली स्लाइड, स्लाइड 6 जी। तो ये है जी मैकेना's गोल्ड, सोने की तलाश। हाँ, वो एक फिल्म थी सोने की तलाश। तो हमने सोना तलाश कर लिया है, और वो ये है कि हमारे सोने में जो मैल घुसी है उसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट के ज़रिए न सिर्फ नाप लेंगे, और अगर नाप लेंगे तो निकाल लेंगे। अब देखें, अभी आपके जितने पीछे अच्छे स्कोर लिए हुए हैं ना पिछले इम्तिहानों में, आप उनकी मैल निकाल लें तो आप नाराज ना होना, स्कोर फिर थोड़ा हो जाएगा पर ट्रू स्कोर होगा। चलें जी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट को स्टेटिस्टिकली ये इसका शॉर्ट SEM मुख्तसर इसका नाम रखा है स्टेटिशियंस ने। एक स्टूडेंट कह रहा था ये स्टैट फिर आ गई, और भाई टेस्टिंग का नाम है साइकोमेट्री, साइको माइंड, मीटरी मीटरिंग करना, मीटर मैंने नापना, और जब नापेंगे तो आदाद नंबर सिस्टम होंगे, और जब नंबर सिस्टम बहुत से होंगे तो उनको मीनिंगफुली अरेंज करके उनका मीनिंगफुल रिजल्ट निकालना होगा। मीन एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकालता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, फैक्टर एनालिसिस। तो स्टैट नहीं तो साइकोमेट्री नहीं, टेस्टिंग नहीं, ठीक है, फिर कोई और काम कर लें। तो अभी हम नापने चले हैं। लेट अस मेजर हाउ मच एरर एंटर्ड इनटू आवर स्कोर, और लिखा है लेट अस एस्टिमेट SEM। एस्टिमेट का क्या मतलब है? ऑल स्टैटिस्टिक्स इज एस्टिमेट, मीन इज एन एस्टिमेट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन एस्टिमेट, कोरिलेशन इज एन एस्टिमेट। क्यों? ये सब कुछ हम सैंपल पे करते हैं, एंड नो सैंपल इज एज गुड एज द पॉपुलेशन इटसेल्फ। हम 100% लोगों को लेते ही नहीं है, सैंपल से गुजारा करते हैं। आपको याद हो, पूरी पॉपुलेशन का अगर सेंट्रल पॉइंट म्यू कहलाता है, म्यू, और सैंपल का सेंट्रल पॉइंट मीन कहलाता है। ऑल स्टेटिस्टिक्स इज मीन। हाँ, तो हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट को एस्टिमेट करते हैं। फार्मूला लाल स्याही में लिखा है। आप 22-23 लोगों ने, मैं फिर आपकी मिसाल इसलिए देता हूं ताकि आप समझते जाए ना। ये आपने वेलबींग स्कोर लिया, उसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, ठीक है ना। आधे लोगों ने वो पीट के निकाला, किसी दूसरे की काम को पीटा और कट पेस्ट और है फड़ो। याद रखें, मैंने कहा था अपने स्कोर को मिनहा करें। 23 लोग थे, अपना स्कोर मिनहा करें तो डाटा मुख्तलिफ हो जाता है। अब आपका n 23 नहीं रहा, 22 रहा, और एक x जो आपका स्कोर है वो भी माइनस हो गया, तो सिग्मा fx भी बदल गया और n भी बदल गया, और ये बदल गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बदल गई और स्टैंडर्ड स्कोर भी बदल गए। इसलिए कहा था कि हर एक का यूनिक डाटा बने और वो यूनिक काम करे, मगर नादानों ने नकलें मारनी शुरू कर दी। वो किसी का भी क्रेडिबल नहीं है सिवाय उसके कि जिसने 22 पे किया है। अब मुझे याद नहीं पड़ता, अगर 23 का था तो -1 करना था, 22 रह जाता। अगर 22 का डाटा भेजा था, ओरिजिनल फाइल देखें, उसमें 1 करते तो n बदल गया, fx बदल गया, तो सारी चीज बदल गई। ये इसलिए किया था कि हर कोई अपना अपना करे, मगर हम किसी सूरत अपना करने को तैयार ही नहीं। मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ जो समझते हैं कि उन्होंने मुझे चक्कर दे दिया।
चक्कर तो आपने मुझसे पहले अपने आप को दिया ना, मेरे पास तब पहुंचा तो मुझे चक्कर मिला, और उससे पहले आपने घर बैठे ही खुद को चक्कर दे दिया। चलो, फॉर्मूला ये है। तो आपने मेन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, मुझे याद है 24 इशारिया या 28 इशारिया कुछ आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन थी, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने इधर लिख ली। उसके बाद ये ज़रब का निशान है, और उसके आगे अंडर रूट का निशान है, और उसके आगे 1 है, और उसमें से माइनस करना है जो आपका रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट निकला है। तो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को 1 से माइनस करो। फर्स्ट किया रिलायबिलिटी, ये नीचे एक मिसाल है। फर्स्ट किया आपका स्कोर है x86। अब 86 वाले के स्कोर, जिसका भी ये स्कोर है, हम उससे मैल निकालने लगे। आपका स्कोर 86 था, फर्ज किया, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके ग्रुप की 10 थी, और आपके ग्रुप का रिलायबिलिटी 0.84 था। तो कितनी मैल इसमें शामिल है? इसको सॉल्व किया कैसे कि फार्मूले के मुताबिक स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, ज़रब दिया 1 माइनस 84, क्या हुआ? 1 माइनस 84 हुआ 1 माइनस 84 हुआ 0.16, यही है जी 0.16। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, और जो बचा उसको 10 से ज़रब दे दें। तो इस मिसाल के मुताबिक आपके पास 4 रहा। तो ये है 4 मैल, ये है 4 एरर स्कोर जो हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट फार्मूले से ढूंढ निकाला। ये मैल है 4। जो स्टैटिस्टिक्स में समझ रखते हैं वो समझ जाएंगे कि ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का पैमाना क्यों इस्तेमाल किया, स्टैंडर्ड डेविएशन की रकम क्यों इस्तेमाल की। खैर, फार्मूले को समझे ना समझें, इसको खाली फॉलो ही कर लें। तो 4 की मैल है 86 में, तो आपका खालिस स्कोर क्या हुआ? 86 में से 4 निकालें, 82, 82, क्या 82 है? हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो एरर आती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लिहाजा इस 86 में से 4 को एक दफा माइनस करें, एक दफा प्लस करें, तो आपके पास एक रेंज आ जाएगी, और वो रेंज होगी माइनस करें तो 82 और प्लस करें तो 90। गोया 82 से 90 के दरमियान आपका 2 स्कोर लाई करता है। गैब का इल्म अल्लाह को। हमने साइंस, स्टैटिस्टिक्स की साइंस को इस्तेमाल करके एस्टीमेट किया है, एस्टीमेट। चलिए मैं आगे इसकी वजाहत करता हूं। तो इस एग्जाम्पल के मुताबिक अगर ये डाटा है, अगर बंदे का स्कोर 86 है और जिस ग्रुप से उसका ताल्लुक है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, और इस टेस्ट पे उस ग्रुप को शामिल करके 84 को रिलेशन निकला है, तो इसको हम वैल्यूज इसमें प्लग इन करें तो 4 आता है। 4 है SEM। इन दिस एग्जाम्पल स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट इज 4। 4 इज ए स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर, और ये अगली लाइन में लिखा है SEM इज इंटरप्रेटेड एज ए स्टैंडर्ड डेविएशन टर्म्स विद इन ए नॉर्मल कर्व। आप नॉर्मल कर्व में चले जाएं, उसके नीचे 6 नुकात हैं, सेंटर में 0 है, -1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसी तरह -2 + 2 और -3 + 2 + 3। तो आप समझें कि आप कर्व पे अपना स्कोर तलाश कर रहे हैं, तो आपको एरर ऑफ मेजरमेंट निकालने के बाद इसके इर्द गिर्द अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल सेट करने पड़ेंगे। जैसे मैं नीचे आ गया हूँ, नीचे 3 डॉट्स हैं,
within minus and plus 1 standard deviation 68% of the people lie. और आपके 64 में से 4 माइनस करें 4 प्लस करें तो आपके स्कोर की रेंज, आपके ट्रू स्कोर की रेंज 82 से 90 है. In other words, your true score lies somewhere between 82 and 90. Exactly कहाँ है अल्लाह को मालूम है. स्टैटिस्टिशियन या शायद आपको भी मालूम हो. अगर आपको पता हो कि मैंने क्विज में 2 आइटम्स में गेस किया था तो फिर शायद आपको भी मालूम है, तो आप उसमें से माइनस करके अपना ट्रू स्कोर निकाल लें. अगर अननोन है, पता नहीं किधर से क्या क्या गलती आ गई, कहाँ से एरर आ गई, तो फिर ये तरीका. तो इस बैंड में, इस स्कोर बैंड में बिटवीन 82 एंड 94 देयर आर 68% चांसेस दैट योर ट्रू स्कोर लाइज समवेयर देयर. और अगर आप मजीद कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, 95% कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं कि मेरा ट्रू स्कोर कितना है, तो आप माइनस प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर चले जाएं और आपकी 4 आई थी एरर, तो 4 को 2 से ज़रब दे दें क्योंकि आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर देख रहे हैं. 4 को 2 से ज़रब दें 8, 8 को 86 से माइनस कर लें और 86 से प्लस कर लें, तो ये रेंज बन गई 78/94. अब आपका ट्रू स्कोर इसके दरमियान है, बट हियर यू आर 95% कॉन्फिडेंट दैट योर ट्रू स्कोर मस्ट लाई विद इन दिस रेंज. और अगर आप कहते हैं नहीं मैं 99% कॉन्फिडेंट होना चाहता हूं, तो फिर आपको जो एरर निकली थी 4 ही थी ना एरर, उसको 3 गुना कर दें, 3 से ज़रब दे दें, 12 आ गई. अब 12 को आपका जो स्कोर है 86, उसमें से एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, तो ये रेंज आ गई 74 से 98. लेकिन आखिरी बात यह है, छोड़ें सारे किस्से को, सिर्फ ये देख लें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट एक तखमीना है, एक स्टेटिस्टिकल एस्टीमेट है. इससे एरर को मेजर किया जा सकता है. सो देयर इज़ ए वे आउट. बाकी इतनी लंबी चौड़ी बात में मत जाएं. और स्लाइड, एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड व्हिच कवर्स द होल चैप्टर. अब तक जो हम रिलायबिलिटी का टॉपिक पढ़ रहे थे, अगर पहली स्लाइड पे देखें तो ये था क्लासिकल टेस्ट थ्योरी के मुताबिक. क्लासिकल टेस्ट थ्योरी एक साइकोमेट्रिक थ्योरी है, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें चली, मेजरमेंट एरर का कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें. एक और भी थ्योरी है टेस्टिंग की जिसको जनरलाइजेबिलिटी थ्योरी कहते हैं. मैंने सिर्फ आधी स्लाइड पे इसको कवर कर दिया है. ज़्यादातर वो थ्योरी कामयाब है, मगर एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव भी है जो चूंकि इस किताब में कवर किया हुआ था. ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेरी मॉरल जिम्मेदारी है कि मैं किताब के चैप्टर को कवर करते हुए इसको स्किप ना कर दूं. अब आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको स्किप करें या नहीं, ये आपका मामला है. लेकिन ये जनरलाइजेबिलिटी थ्योरी ट्राइसन ने 1957 में दी थी, और ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टेप है, सिर्फ एक जुमला है, समझ लें. और इसके मुताबिक वो कहता है जो भी आपका टेस्ट स्कोर आता है ये सर्कमस्टांसेस की मरहून मिन्नत है. कंडीशंस क्या थी टेस्टिंग के वक़्त, कंडीशंस क्या थी, सर्कमस्टांसेस क्या थे, ये टेस्ट उस वक़्त एडमिनिस्टर कैसे किया गया है, और ये स्कोरिंग कैसे की गई और इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की गई, और इसकी डोमेन क्या थी और किस हद तक डोमेन को फुल्ली टेस्ट कंटेंट ने कवर किया. मुख्तसर की चांस वांस की बात छोड़ें, कहता है ये सॉलिड चीज़ें हैं, इस पे नज़र रख लें तो आपका टेस्ट रिलायबल होगा.
पता नहीं ठीक कहता है कि नहीं। मैं एक मिसाल देता हूं, फिर आप बताइए ठीक कहता है कि नहीं। एक शख्स जॉब के लिए गया है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है। हाँ, फर्ज किया इमदादुल्लाह या सुल्तानी साहब या मुस्तनसर साहब, देखिए इन्होंने कितना मुश्किल नाम रखा है। ये ISSB में जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट भर्ती है उन्हें। मेरा हाल है मुस्तनसर या ताहिर का ऑलरेडी वेल बीइंग पे स्कोर 125 की हद क्रॉस कर गया है, छत फाड़ दी है। क्यों? जब आप एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में जाते हैं, फर्ज किया ISSB में जाते हैं, तो आपकी क्या कोशिश होगी टेस्ट टेकर जबरदस्त करें, ठीक है, मोटिवेशन बजा, पर उसमें फेकिंग टू डू योर, तो इम्प्रेशन मैनेजमेंट भी आप करते हैं, एट टाइम्स अपना असल चीज़ छुपाते हैं, दूसरी चीज़ें। और अगर आप चूंकि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, यू आर टेस्ट स्मार्ट, यू नो हाउ स्कोरिंग वर्क्स, हाउ थ्योरी वर्क्स, सो इन शॉर्ट यू कैन बीट द टेस्ट एज वेल। तो टेस्ट बीट करके आपका बड़ा जबरदस्त स्कोर आ गया। तो मैं सिर्फ ये मिसाल दे रहा हूं कि टेस्टिंग कंडीशन ऐसी है कि बतौर उम्मीदवार नौकरी के ख्वाहिशमंद होने की गरज से एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग में टेस्ट टेकर सब कुछ कर गुजरता है टू इन्फ्लेट स्कोर। अब ये इन्फ्लेशन है, उसकी असल कैपेसिटी ज़रा इससे मुख्तलिफ होती है। तो ये आई एरर, ये आया मैल, और ये है मसला रिलायबिलिटी का। तो बस एक थॉट है उनका कि टेस्ट कंडीशन को देखो, सर्कमस्टांसेस को देखो, टेस्ट टेकर के मोटिव को देखो, अपनी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन चीज़ें और डोमेन सैंपल को देखो, कहीं गैब से एरर ढूंढने की चीज़ ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको एरर मिल जाएगी। तो ये बज़ाहिर सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो एक ये भी एस्पेक्ट है, ठीक है। तो चलो, एक टेस्टिंग में एक लफ्ज है परफॉर्मिंग टू द एग्जामिनर। आप वैसे परफॉर्म करते हैं जैसे आपके ख्याल में एग्जामिनर चाहता है। आपको एग्जामिनरों की तबीयतों का पता होता है, सो आप कहते हैं यार मैं ये ऐसे लिखा है, इसमें शेयर भी लिख दूं, इससे 2 नंबर मिल जाएंगे। और तो इसे कहते हैं प्लेइंग विद द टेस्टर। मुख्तसर, तो टेस्ट स्कोर इज कंसिडर्ड relatively stable, however variability is due to ये मैं सब इनके ख्याल में जनरलाइजेबल थ्योरी के मुताबिक कि टेस्ट स्टेबल ही होता है, टेस्ट स्कोर स्टेबल ही होता है। जो इसमें वेरिएबिलिटी आ जाती है ये कोई बड़े ही मुश्किल नहीं है एरर को ढूंढने के लिए। अगर आप इन चीज़ों को देख लें तो आपको एरर का पता आसानी से मिल जाता है। बहरहाल एरर्स को एस्टिमेट किया भी जा सकता है और बाज़ औक़ात करना ज़रूरी होता है जहां हाई स्टेक टेस्टिंग हो। हाई स्टेक टेस्टिंग, फर्ज करो आपने एज साइकोलॉजिस्ट एयरफोर्स में दाखिला ले लिया, दाखिला नहीं नौकरी हो गई। आप एयरफोर्स साइकोलॉजिस्ट हैं, पायलट आपने भर्ती करना है, ठीक है। 100 करोड़ का जहाज है और 200 करोड़ का पायलट है। हाई स्टेक टेस्टिंग है और आपने उसकी सूटेबिलिटी टेस्ट करनी है, ये इमोशनली स्टेबल है कि नहीं।
अब बताओ उसके स्कोर में एरर ढूंढोगे कि नहीं? जरूर ढूंढोगे, क्योंकि आप एक चीज का, एक पॉइंट का, एक स्कोर की एरर के मुतहम्मल नहीं हो सकते। पायलट का 1 पाउंड वजन ज्यादा हो ना, जो पायलट बनने जाते हैं ना, 1 पाउंड ज्यादा वजन ज्यादा हो तो उसे मिसफिट कर देते, क्योंकि जहाज ने उसका वजन उठाना है और 1 पाउंड वजन होने से भी उसकी एफिशिएंसी जहाज उड़ाने की और अटैक करने की फर्क पड़ जाती है। तो इसी तरीके से शायद टेस्ट स्कोर भी कहीं मैटर करे। एनीवेज, मैं बता रहा हूँ कि मिट्टी पाओ एरर, ये एरर स्कोर को एस्टिमेट करने में, लेकिन कहीं कहीं ये बड़ी ज़रूरी है और इसमें करोड़ों और अरबों का नुकसान हो सकता है। आखिरी हिस्से पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलायबिलिटी बेशुमार है, हमने इस पे इतना जोर लगाया है, जाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनरिलायबल दोस्त अच्छा नहीं, अनरिलायबल घड़ी नहीं, अनरिलायबल टेस्ट भी नहीं, और वैलिडिटी तो डिपेंड ही रिलायबिलिटी पे करती है। ए टेस्ट विच इज नॉट रिलायबल कैन नॉट बी वैलिड। और अगर आपको रिलायबिलिटी मालूम है तो जिस टेस्ट की ज्यादा रिलायबिलिटी होगी आप उसका चुनाव करेंगे। तो एज खरीदार, एज टेस्टर, आप देखेंगे यार इस टेस्ट के क्या एट्रीब्यूट हैं, बोला मैनुअल देखेंगे, उसमें रिलायबिलिटी जबरदस्त है, वैलिडिटी जबरदस्त, आप खरीदेंगे। आखिरी बात, और ये पते की बात है, आपने कहा होगा ये रिलायबिलिटी के 3-4 मेथड क्यों हैं, एक ही नहीं था काफी। ये डिफरेंट मेथड इसलिए हैं कि हर मेथड एक डिफरेंट किस्म की एरर को तलाश करता है। टेस्ट रीटेस्ट टाइम एरर को तलाश करता है, इक्विवेलेंट फॉर्म कंटेंट एरर को तलाश करता है, ठीक है, और स्प्लिट फॉर्म नंबर ऑफ आइटम्स की एरर को, यानी टेस्ट लेंथ की एरर को तलाश करता है। तो ये डिफरेंट मेथड्स की डिफरेंट अपनी अपनी यूजफुलनेस है। आप डिपेंड करता है आपको जो टेस्ट चाहिए उसके रिलायबिलिटी का कौन सा एस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उस पे ज़्यादा जोर लगाएं, उस मेथड से डेफिनेटली करें। लेकिन दीगर मेथड से भी अगर आप कर लें तो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, आपने अपने टेस्ट को ज़्यादा चमका दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।